अस्सलामु अलैकुम। पेश खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा नेक्स्ट एपिसोड। दूसरे दिन 11 बजे आंख खुली थी। जिस्म भारी हो रहा था। बाथरूम में जाकर ठंडे पानी के नीचे खूब नहाया। नहाने से तबीयत हल्की हो गई। रात का लिबास मसल गया था लेकिन मजबूरी थी, उसी को पहनकर बाहर निकल आया। एक मुलाजमा सामने से गुजर रही थी। मुझे देखकर चौंकी और फिर जल्दी से एक तरफ दौड़ गई और फिर वो नरगिस के पास वापस आई। नरगिस आसमानी रंग की साड़ी में लिपटी मुस्कुराती मेरी तरफ आ रही थी। मेरे करीब पहुंचकर उसने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर उसके नाजुक होंठों से शीरी नगमा फूटा, नींद भर गई हजूर की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगा। इस वक्त तो मैं और डैडी खुदा के हजूर सिर्फ एक दुआ मांग रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। यही कि आपकी आंख खुल जाए ताकि हमें नाश्ता मिल सके। क्या? मैं चौंक पड़ा। मगर 11 बज रहे हैं कि आपने नाश्ता नहीं किया? मेहमान के बगैर कैसे किया जा सकता है? उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। चलिए डैडी को आपके जागने की खुशखबरी सुनाई जाए। और सौसन बुआ, आप जल्दी से नाश्ता लगवा दें, नरगिस ने मुलाजमा से कहा और फिर मेरा हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ गई। फिर दाऊद साहब के कमरे के सामने पहुंचकर ही उसने मेरा हाथ छोड़ा। आओ शारिक मियाँ आओ। दाऊद साहब ने खड़े होकर मेरा खैर मकदम किया। मैं सख्त शर्मिंदा हूं कि आप लोगों ने मेरी वजह से अभी तक नाश्ता नहीं किया। मुझे क्या मालूम। छोड़ो बेटे, तकल्लुफ की बातें मत करो। अब तुम गैर थोड़ी हो, हमारे अपनों से बढ़कर हो। और फिर तुम इतनी रात गए सोए थे, कल से तुम्हें इतनी देर तक सोने की इजाज़त थोड़ी मिलेगी। हाँ तो नरगिस बेटे, चले नाश्ते के कमरे में। चलिए डैडी, नरगिस ने कहा और हम तीनों नाश्ते के कमरे की तरफ चल दिए। नाश्ते की मेज़ पर लजीज खाने चुने हुए थे। नरगिस मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। आसमानी साड़ी में वो बेहद हसीन नजर आ रही थी। आज उसका हुस्न हमेशा से ज्यादा निखरा हुआ था। वह बढ़ बढ़कर मेरी खातिर करने लगी, जबरदस्ती अपनी पसंदीदा चीजें मेरी प्लेट में डालने लगी। मैं जानता हूँ ये खुशामद क्यों हो रही है, दाऊद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और नरगिस के हाथ में लर्जिश पैदा हो गई। फिर दाऊद साहब मेरी तरफ मुखातिब होकर बोले, नरगिस बहुत शर्मिंदा है शारिक मियाँ। जब मैंने इसे तफसील बताई तो ये सख्ते में रह गई, तुम्हारा सामना करते हुए घबरा रही थी। तब मैंने कहा कि तुम यकीनन फराख दिली से इसे मुआफ कर दोगे। क्या मैं इस दावे में हक बजानिब था? मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि नरगिस की हिफाजत में अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूं। यही मेरी ज़िंदगी का सही मसरफ था। खुदा ना करे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। बेटे, तुम मेरे अपने बच्चे हो। और हाँ, मैंने फैसला किया है कि जब तक तुम्हारे भाई हॉलैंड से वापस ना आ जाएं उस वक्त तक तुम यहीं रहोगे। मैंने एक निगाह नरगिस पर डाली। उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी। मेरा दिल उलटने लगा। दिल चाहा कि इसी वक्त सब कुछ साफ साफ बता दूं, अपनी असलियत खोलकर उनके सामने रख दूं। लेकिन उसके बाद भी क्या ये फिजा बरकरार रहेगी? ये सब कुछ मेरे मुकद्दर में नहीं है। नरगिस की आंखों का प्यार, उसकी अपनाइयत, ये मुस्कुराहट शराब है, ये मेरे लिए नहीं है। ये मुझे ना मिल सकेगी। इसलिए सुरूर के जिस कदर लम्हात गुजर जाएं, उसके बाद तो भयानक तारीकियां मेरा मुकद्दर हैं। चुनाचे मैं खामोश रह गया। नाश्ता खत्म हो गया और हम सब दाऊद साहब के कमरे की तरफ चल पड़े। कमरे में पहुंचकर दाऊद साहब ने कहा, डीआईजी साहब का फ़ोन आया था। नरगिस का बयान लेने के लिए वो किसी एसपी को भेजेंगे। मेरा ख्याल है उसे आ जाना चाहिए। हाँ, शेखर का पता नहीं चल सका। डीआईजी का ख्याल है कि वो किसी बैनुल-अक़वामी गिरोह से ताल्लुक़ रखता है और उस गिरोह के यहाँ और भी ठिकाने होंगे। बहरहाल जल्द या बदेर वो सब मरदूद ज़रूर गिरफ्तार होंगे। उनके यहाँ जो लड़कियाँ मिली हैं वो सब भी मजलूम हैं। उन्हें अगवा किया गया था और वो उनके इशारों पर चलती थीं। एक बार फिर मुझे फलमीना, जीनी, शकीला और लीका याद आ गई और मैं एक ठंडी सांस लेकर रह गया। थोड़ी देर के बाद एक मुलाजिम ने इतला दी, एसपी गफूर साहब आए हैं। ओ भेज दो, यहीं पहुंचा दो, दाऊद साहब ने कहा और मुलाजिम चला गया। थोड़ी देर के बाद एसपी साहब एक फाइल बगल में दबाए अंदर दाखिल हुए। दाऊद साहब ने उनसे मुसाफिया किया था। एसपी साहब ने मुझे बहुत गौर से देखा था और मैंने एक बात खास तौर से महसूस की। उनकी तेज निगाहों ने मेरे लिबास का खास तौर से जायजा लिया था। तशरीफ रखिए गफूर साहब, फरमाइए शेखर की तलाश के सिलसिले में क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है अब वो मुश्किल ना रहेगी, एसपी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, कोई इशारा मिला है क्या? हाँ, एक अहम इंकशाफ हुआ है, एसपी बदस्तूर उसी अंदाज में बोले। एसपी के लहजे से मुझे सख्त उलझन हो रही थी। ना जाने क्यों मेरी छठी हिस्स किसी खतरे का ऐलान कर रही थी। खूब, दाऊद साहब मुस्कुराते हुए बोले। फिर कहने लगे, क्या आप तन्हा आए हैं? मेरा ख्याल है बेबी का बयान ले लें, ये अब बिल्कुल ठीक है। मैं इस वक्त बेबी का बयान लेने नहीं आया, एसपी ने कहा और फिर अचानक उन्होंने पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। बराहे करम हाथ बुलंद कर दें आरिफ साहब। और मेरा पूरा बदन लरज कर रह गया। आ जाओ,
एसपी ने दरवाजे की तरफ रुख करके कहा और एक इंस्पेक्टर 2 इंस्पेक्टरों के साथ अंदर आ गया। उन तीनों के हाथों में भी पिस्तौल थे। तलाशी लो, एसपी ने कहा और इंस्पेक्टर मेरे करीब पहुंच गया। उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे खड़ा किया और फिर मेरी जेबों से सब कुछ निकाल लिया। दाऊद साहब का पिस्तौल मैं रात को ही वापस कर चुका था। दाऊद साहब और नरगिस की आंखें फटी हुई थीं। फिर मुझे बिठा दिया गया और इंस्पेक्टर ने मेरे हाथों में हथकड़ियां लगा दी। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कोई गलत फहमी है शायद, जरूर कोई। हाँ, बहुत बड़ी गलत फहमी हुई थी दाऊद साहब, लेकिन शुक्र है बहुत जल्द दूर हो गई और खुदा ने आपको किसी बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। क्या मतलब? दाऊद साहब ने भराई हुई आवाज में कहा। यह बहुत खतरनाक जालसाज आरिफ है दाऊद साहब। अरसे दराज से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। इसने पुलिस को ऐसे ऐसे चक्कर दिए हैं कि बस क्या बताया जाए। दरअसल इसका एक हमशक्ल और है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। शायद दोनों जुड़वा भाई हैं। बहरहाल अब इसकी मदद से हम उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। हमशक्ल के नाम पर नरगिस ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। उसी वक्त दाऊद साहब बोले, मगर आपको गलत फहमी तो नहीं हुई है एसपी साहब? इसने जो कुछ किया है उसकी तह में भी कोई गहरी साजिश है जिसका इंकशाफ ये खुद करेगा। आप यूं समझ लें, जिस तरह एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती, जिस तरह एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं रह सकते, उसी तरह इसने भी शेखर की यहाँ मौजूदगी पसंद नहीं की और एक जबरदस्त साजिश करके हम सबको और शेखर को बेवकूफ बनाया और ये जहनी तौर पर शेखर से ताकतवर निकला और इसने शेखर को डबो दिया। मुझे यकीन है कि शेखर के दूसरे ठिकाने इसे जरूर मालूम होंगे और अब यही उनकी निशानदेही करेगा। एसपी ने मेरी तरफ घूर कर देखा। मेरी जहनी हालत जो होगी उसका शायद आप खुद ही अंदाजा कर सकें। मैंने कुछ न कहा। क्या ये दुरुस्त है शारिक? क्या ये दुरुस्त है कि तुम्हारा नाम शारिक नहीं आरिफ है? हाँ, ये दुरुस्त है, मैंने कहा। और तुम वही आरिफ जमाल हो जिसने हशमत बरादर से 84,000 रुपये उड़ा लिए थे और उसके बाद से 4 बार जेल तोड़ चुके हो? एसपी ने सवाल किया। हाँ, मैं वही हूँ, मैंने कहा और दाऊद साहब ने इस तरह नरगिस को चिमटा लिया जैसे उनकी बच्ची अचानक कुएं में गिरते गिरते बची हो। नरगिस का चेहरा सफेद हो रहा था। अब कौन सी गुंजाइश थी? अब किसी गलत फहमी का क्या इम्कान था? खुद दाऊद साहब के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। ये इत्तफाक है कि पुलिस फोटोग्राफरों में से एक उस वक्त मौजूद था जब मिस्टर आरिफ की तस्वीर ले जा रही थीं। उसी फोटोग्राफर ने पहले भी मिस्टर आरिफ की तस्वीर ली थी जिसके नेगेटिव उसके पास मौजूद थे। उसने फौरन उनके प्रिंट निकाले और नई तस्वीर के साथ पुलिस को पेश कर दिए। तब हमने मिस्टर आरिफ की फाइल निकलवाई। देखिए, ये मेरे पास मौजूद है। एसपी ने फाइल दाऊद साहब के सामने रख दी और दाऊद साहब झुककर उसे देखने लगे। कई मिनट तक वो फाइल की वर्क गर्दानी करते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। क्या ख्याल है दाऊद साहब? एसपी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। दाऊद साहब भर्राई हुई आवाज में बोले, मैं जानता हूं आपके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। मुझे यकीन है कि ये शख्स यहाँ किसी गहरी साजिश के तहत घुसा है। ना जाने ये क्या करना चाहता था। पुलिस सब कुछ मालूम कर लेगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। चलो खड़े हो जाओ, एसपी ने तंजिया अंदाज में मुझसे कहा और मैंने सिर्फ एक हसरत आमेज निगाह नरगिस पर डाली। वो पागलों के से अंदाज में मुझे देख रही थी। फिर मैं गर्दन झुकाकर एसपी के साथ बाहर निकल आया। दरवाजे से निकलते हुए मैंने नरगिस की चीख सुनी थी। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। नरगिस की जहनी कैफियत का मुझे पूरा एहसास था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? उस वक्त हकीकत बताना खुद को जलील करने के अलावा और क्या हो सकता था? बाहर लाकर मुझे पुलिस जीप में बिठा दिया गया। एसपी साहब फातिहाना अंदाज में आगे बैठ गए और फिर वो मुझे लेकर चल पड़े। अंजाम यही होना था। अच्छा है, जल्द हो गया, मैंने सोचा और अपने जहन को खाली छोड़ दिया। अब कुछ सोचना बेकार था, सिर्फ हालात का इंतजार करना था। मुकद्दर जो फैसला करे। अब तालूत नहीं था कि जेल की सलाखें मेरे लिए नरम हो जाती। मुझे पुलिस हेडक्वार्टर लाया गया। एक कमरे में बंद कर दिया गया। कई मुसल्लह कांस्टेबल मेरी निगरानी कर रहे थे। उन सबको मेरी सख्त निगरानी की हदायत की गई थी। दोपहर को एसपी साहब की हदायत पर मेरे पाँव में बेड़ियां भी डाल दी गईं। मैंने किसी बात पर कोई एतराज नहीं किया था। शाम को मुझे चाय पेश की गई जिसके साथ बिस्किट वगैरह भी थे। पुलिस पूरी तवज्जो से मेरे बारे में तहकीकात कर रही थी। रात को तकरीबन 8 बजे एसपी साहब दूसरे कुछ लोगों के साथ मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सामने बैठते हुए कहा, मिस्टर आरिफ, आपके बारे में तमाम रिपोर्टें जमा की जा रही हैं। काम मुकम्मल हो गया है। आपके उस साथी को तलाश किया जा रहा है जो आपका हमशक्ल है। क्या आप उसके बारे में बता सकेंगे? क्या बताऊं? मैंने बेचारगी से कहा। वो कहाँ है? मुख्तलिफ आदमी मेरे मेकअप में मेरे लिए काम करते रहते हैं, कोई एक नहीं है। वो सब किराए के आदमी थे। ओह वंडरफुल, एसपी ने होंठ सिकोड़ कर कहा। फिर बोला, मिस्टर हयात कौन है जिनके नाम से आपने कोठी खरीदी है? एक फर्जी नाम है, मैंने जवाब दिया। खूब खूब, एसपी ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर बोला,
मिस्टर आरिफ, जाहिर है हशमत सेठ की रकम उसे मिल गई थी। उसके बाद आपने क्या किया? क्या आप उसकी तफसील बताना पसंद करेंगे? इससे हमारे काम में मदद मिलेगी। सुनो, तुम मेरे ऊपर जो भी जुर्म आयद करोगे मैं उसे तस्लीम कर लूंगा। तुम जुर्म लगाओ, मेरे लिए सजा की अपील करो। ये सजा सजाए मौत भी हो तो मुझे एतराज नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने कहा और एसपी हैरत से मेरी शक्ल देखने लगा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें तुमसे जाती दुश्मनी नहीं है आरिफ, तुमने जो कुछ किया है सिर्फ उसकी सजा मिलेगी, लेकिन बाज मामलात में तुम्हारी मदद जरूरी है। मेरी दरख्वास्त है कि मुझसे कुछ ना पूछा जाए, शेखर के बारे में भी नहीं। जो कुछ कहूंगा यकीन करोगे? मैंने एसपी की शक्ल देखते हुए कहा। हाँ हाँ, कोशिश करेंगे। तब सुनो, मैं शेखर से अजनबी था। शेखर मेरी तरफ सिर्फ इसलिए मुतवज्जा हुआ था कि नरगिस रहमानी से मेरी दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे अगवा कर लिया और फिर नरगिस रहमानी के अगवा में मेरी मदद के लिए मुझ पर तशद्दुद किया। तुम उसके निशान मेरे जिस्म पर देख सकते हो। नरगिस जैसी मासूम लड़की के लिए मैं पुरखुलूस था। मैंने पूरे खलूस से अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर नरगिस की जिंदगी और दाऊद रहमानी की इज्जत बचाई है। मैं उन शरीफ इंसानों को कोई धोखा नहीं देना चाहता था। एसपी गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कहा, मेरा तजुर्बा है कि बाज खतरनाक मुजरिम आला ज़रफ़ के मालिक होते हैं। मुमकिन है तुम दुरुस्त ही कह रहे हो। अगर ये बात है दोस्त, तो उन लोगों के जहन तुम्हारी तरफ से खराब नहीं रखे जाएंगे। शेखर के बारे में कुछ और बता सकते हो? तकरीबन सब कुछ बता चुका हूँ। वो किसी बैनुल अक़वामी गिरोह से ताल्लुक़ रखता है, लड़कियों का कारोबार करता है, अगवा करके रकमें वसूल करता है। बस इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। क्या तुम्हारा भी कोई गिरोह बन चुका है? नहीं। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे साथ कोई दूसरा शख्स नहीं है। क्या तुम्हारा अकाउंट वगैरह है? बिल्कुल नहीं। तुम तहकीकात कर सकते हो। ठीक है, बस तुम्हारी बातों पर भरोसा करने को दिल चाह रहा है। देखना यह है कि तुम कहाँ तक सच बोल रहे हो। कोई बात छुपी नहीं रहेगी और कोई तकलीफ तो नहीं है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, शुक्रिया। हाँ, हो सके तो एक काम जरूर कर देना। क्या? दाऊद रहमानी और नरगिस रहमानी को ये यकीन दिला देना कि मैं उनके लिए दिल में कोई इरादा नहीं रखता। मेरे इन अल्फाज को हालात की तराजू में तोल लिया जाए, वाकयात की कसौटी पर परख लिया जाए, और अगर इसमें कोई खोट हो तो मुझे इससे जरूर आगाह कर दिया जाए। इत्मीनान रखो, कल तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। एसपी ने कहा और फिर बोला, यहां से फरार होने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता। बस अब आराम करो। वो उठ गया। मुझे लॉकअप के एक खुसूसी कमरे में लाया गया। मुझ जैसे खतरनाक मुजरिम के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे, लेकिन उनके बावजूद मेरे पैरों से बेड़ियां नहीं खोली गई थीं। वो बहरहाल मेरी तरफ से मोहतात रहना चाहते थे। मैं बिस्तर पर लेट गया जो मुझे खुसूसी तौर पर फराहम किया गया था। बिस्तर पर लेटने के बाद मैंने एक ठंडी सांस ली और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तालूत, मेरे दिल से आह निकल गई। यकीनन तुझे मेरे इन हालात की खबर ना होगी। मैंने करवट बदलने की कोशिश की। तमाम झगड़ों से आज़ाद होकर मैं सो जाना चाहता था, लेकिन बेड़ियां इस तरह पैरों को छील रही थी कि नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खासी रात गुजर गई थी और जब किसी तौर नींद न आई तो मैं उठकर बैठ गया। टखने जख्मी हो गए थे। मैंने एक जख्मी टखने को बेड़ी से आज़ाद कराने की एक अहमकाना कोशिश की। मैंने दोनों हाथों से बेड़ी के जोड़ तोड़ ढीला करने के लिए जोर लगाया और बेड़ी का जोड़ इस तरह खुल गया जैसे वो मोम की हो। क्या मतलब? मैंने हैरत से खुले हुए जोड़ को देखा और फिर मैंने बेड़ी पांव से निकाल दी। उसके ऊपरी जोड़ को भी मैंने उसी आसानी से खोल लिया था। मैंने फौलादी बेड़ी को हैरत से देखा और फिर दूसरे पांव की बेड़ी भी उसी तरह खोल ली। ये मेरी ताकत का करिश्मा था या और तालूत के तस्वुर से ही मुझे शरबत फौलाद याद आ गया। हाँ, मुझे वो वक्त याद आ गया जब तालूत ने कहा था कि मैं वो शरबत पी लूँ। इसके बाद मुझे उसकी मदद की ज़रूरत ना रहेगी और मैं अपने दुश्मनों से निपट सकूंगा। ओह, तो मेरे बदन में कोई पुरस्कार कुव्वत पोशीदा है, ऐसी कुव्वत जिसे अब तक मैंने अदम वाकफियत की बिना पर इस्तेमाल ही नहीं किया था। मुझे इसके बारे में याद ही नहीं आया था और इस नए वाक़ये के सबब मेरे जहन में फुलझड़ियाँ छूटने लगीं। मेरे दिमाग में कुछ अजनबी खाने रोशन हो गए। कुछ अनोखे ख्यालात मेरे हवास पर छा गए। गोया मैं इतना बेबस नहीं हूँ जितना खुद को समझ रहा हूँ। तालूत का एक तोहफा मेरे पास मौजूद है। ओफो, मैं इसे बिल्कुल भूल गया था। कैसी हमाकत हुई। अगर मुझे याद आ जाता तो शेखर के हाथों इस कदर तकालीफ ना बर्दाश्त करना पड़ती। मैं उन लोगों के दिमाग दुरुस्त कर देता जो मुझे बेइज्जत कर रहे थे और उसके बाद हालात का रुख ये ना होता जो अब था। मुझे वो सब कुछ करने की ज़रूरत ना पेश आती जो मैंने किया था। बहुत बड़ी हमाकत सरजद हुई थी मुझसे, लेकिन बहरहाल जो कुछ हो चुका था अब उसे लौटाया नहीं जा सकता था। अब आइंदा के लिए सोचना था। अभी जिंदगी के कुछ लम्हात बाकी हैं। कुछ करने की सबकत मौजूद है। तालूत नहीं है, लेकिन उसका दिया हुआ तोहफा मौजूद है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तालूत की इस यादगार से फ़ायदा क्यों ना उठाऊं? क्यों इन सलाखों के पीछे रहूं? और मेरा जहन नए अंदाज से सोचने लगा।
दुनिया इसी अंदाज से जिंदगी गुजार रही है। कुछ ने अखलाकियात के लिबादे ओढ़ रखे हैं और उनकी शक्ल और उनकी असली शक्ल उन लिबादों में पोशीदा है और कोई उन्हें नहीं पहचान सकता। कुछ उरियां हैं, जो उरियां हैं लोग सिर्फ उन्हें पहचानते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, बुरा समझते हैं, उनके दुश्मन हैं। मलमा साजी इस माहौल के लिए ज़रूरी है। मुझे इन सलाखों के पीछे से निकल जाना चाहिए किसी भी तरह। आखिर मैं ही सबके मुजालिम का निशाना क्यों बनूं? मैंने एक इफ़्फ़त माब लड़की को मुसीबत से बचाने के लिए ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। मैंने उसके लिए सख्त तकालीफ बर्दाश्त की थी, मगर मेरी तमाम खिदमात को नज़रअंदाज कर दिया गया। एक गलती जो जज्बात में आकर सरजद हो गई थी, आज तक याद रखी गई थी। दुनिया उसे मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे खतरनाक जालसाज करार दे दिया गया था। मेरी नेकी को भी किसी गहरी साजिश से ताबीर किया गया था। अगर ये लोग चाहते तो मुझसे मेरा अहवाल पूछते, मेरी जहनी कैफियत का तज्जिया करते और फिर मेरे साथ इंसानों जैसा सलूक करते। मेरी हमाकतों को माफ़ करके मुझे एक अच्छे शहरी की ज़िंदगी गुजारने के लिए इजाज़त दे देते। और अगर दाऊद रहमानी चाहते तो इस मुसीबत से मुझे निजात दिला सकते थे। नरगिस रहमानी ये सोचती कि मैंने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए क्या कुछ किया है। ये तमाम बातें मुझे बचा सकती थीं, लेकिन सबने मेरे बारे में इस अंदाज में सोचना छोड़ दिया था। उन्होंने मेरी पेशानी पर मुजरिम की मोहर लगा दी थी और अब यह मोहर किसी तौर पर मिट नहीं सकती थी। जब ये लोग मुझसे ताउन करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर मैं इनसे क्यों रियायत करूं? मैं अपनी ज़िंदगी की कदर खुद क्यों ना करूं? मैं ताकतवर हूं, यहाँ से फरार हो सकता हूं और बहुत कुछ कर सकता हूं। मैंने अपने दांत सख्ती से भींच लिए। मेरा जहन सब कुछ करने पर आमादा हो गया। मैं अपनी जगह से उठा, जेल की सलाखों के नज़दीक आया, बाहर झांका। तकरीबन 20 गज दूर 2 मुसल्ला गार्ड पहरा दे रहे थे। उनके जूतों की खटखट सुनाई दे रही थी। शायद उन्हें मेरी तरफ से पूरी तरह होशियार कर दिया गया था। उन्हें हदायत कर दी गई थी कि मेरी सख्त निगरानी की जाए और ज़रा भी गफलत न बरती जाए। मेरे साथ कतई कोई रियायत न की जाए। ये थी मेरी हैसियत इस दुनिया की निगाहों में। ये था मेरी नेक दिली और शराफत का सिला। ठीक है ऐ दुनिया वालों, जो कुछ मैं बन रहा हूँ उसमें सिर्फ तुम्हारी कोशिशों, तुम्हारे गलत अंदाज़े फ़िक्र को दखल है। फिर मुझे दोष ना देना। तुम मेरी एक मामूली सी खता को दरगुजर नहीं कर सकते, फिर मैं क्यों तुम्हारे साथ रियायत बरतूं? मैंने जेल के दरवाजे की मोटी सलाखों को आजमाया, उन पर ताकत सरफ की और आहनी सलाखें मेरे मजबूत पंजों की गिरफ्त में बेबस हो गईं। मैंने उन्हें समेटा और वह सिमटती चली गईं। इतना बड़ा खला बन गया कि मैं उसमें से बआसानी निकल सकता था। कोई आवाज़ ना हुई, कोई शोर ना हुआ। मैं जेल की काल कोठरी से बाहर निकल आया। अब मैं आज़ाद था। 20 गज के फासले पर मुसल्ला सिपाहियों के कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मेरे निकलने का वही रास्ता था। उन लोगों की निगाहों से बचकर निकलना मुश्किल था, इसलिए उनसे भिड़ना ज़रूरी हो गया था। इससे कबल भी कई बार जेल से निकला था, लेकिन इस तरह के खुद मुझे भी पता नहीं चला था कि क्या हो गया। लेकिन आज मैं जेल से बाकायदा फरार हो रहा था और ये मेरा पहला तजुर्बा था। मुस्ताद और चौकन्ना। सिपाहियों ने शायद मेरे कदमों की आहट सुन ली। वो हैरान हो गए। उनके हाथों में बंदूकें थीं, लेकिन इतने कम फासले पर बंदूकें सिर्फ लाठी के तौर पर ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। जबकि आन की आन में मैं उनके सर पर पहुंच गया। उन दोनों के चेहरों से शदीद हैरत यहाँ थी, लेकिन दूसरे लम्हे उन्होंने बैक वक्त मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उनमें से एक की गर्दन पकड़ ली और दूसरे की पेशानी पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर दिया। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे उसके सर की हड्डी मुलायम रबड़ की हो। उसकी पेशानी अंदर घुस गई और खून से रंगीन हो गई। जिसकी गर्दन मेरी गिरफ्त में थी वो गर्दन छुड़ाने के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रहा था, लेकिन मैं उसे भूलकर दूसरे सिपाही को देख रहा था जो अब जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़प रहा था। फिर मैंने उस सिपाही की गिरफ्त भी सुस्त महसूस की जिसकी मैंने गर्दन पकड़ी हुई थी। तब मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी जुबान बाहर निकल पड़ी थी और वो दम तोड़ रहा था। मैं बदहवास हो गया। ये क्या हो गया? मेरे हाथ 2 बेगुनाहों के खून से रंग गए थे। आह, ये क्या हो गया? मैं तालूत की बख्शी हुई मनहूस ताकत का सही अंदाजा नहीं कर सका था। इस ताकत ने 2 घर उजाड़ दिए। इनके मरने से पता नहीं कितने अफराद बेसहारा हो जाएंगे। मेरा दिल रंजो अलम में डूब गया। मेरा ज़मीर चीख चीख कर रो रहा था। ये बहुत बुरा हुआ। मैं ये ना चाहता था। ये सब नादानिस्तगी में हुआ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं बुत की तरह खड़ा रह गया और फिर मैं उस वक्त चौंका जब दूर से सीटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं संभल गया। इस सीटी के जवाब में भी सीटियां बजनी चाहिए थीं, लेकिन अब वो सीटियां खून में डूबी पड़ी थीं। उन्हें बजाने वाले दुनिया छोड़ चुके थे। मैं जालसाज से कातिल बन गया था। 2 बेगुनाहों का कातिल जो पेट भरने के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहे थे। उफ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? खुदकुशी कर लूं या लेकिन फिर दिल में कुछ उम्मीद के चिराग रोशन हुए। मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया है। मुझे इसके लिए मजबूर किया गया है। मैं कसूरवार नहीं हूँ। मैं कसूरवार नहीं था। अगर मैं खुद को दोबारा गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूं, अगर मैं यहाँ खड़ा इन 2 बेगुनाहों का मातम करता रहूं जो नादानिस्तगी में मेरे हाथों मारे गए थे, तब भी बेकार है।
कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, कोई मेरे दर्द का दरमा नहीं करेगा। जो कुछ हो चुका है उसे लौटाना मेरे बस में नहीं है। मौत तो यकीनी है, इस तरह नहीं मरना चाहिए, मुझे फरार हो जाना चाहिए। और मैं उछल पड़ा। सीटियों की 2-3 आवाजें और सुनाई दे चुकी थीं और अब दूर से कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सिपाही जवाब ना मिलने पर परेशान होकर उस तरफ आ रहे थे। सिर्फ चंद लम्हे। अगर उन चंद लम्हों में मैं उनकी निगाहों से पोशीदा ना हुआ तो पुलिस मुझे गोलियों का निशाना बना लेंगे या फिर फांसी के तख्ते पर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, फरार जरूरी है। मेरे जिस्म में बिजलियां भर गईं। मैं तड़प कर एक तरफ दौड़ने लगा। मेरा रुख जेल की आखिरी दीवार की तरफ था, लेकिन अभी मैं दीवार के करीब पहुंचा भी नहीं था कि जोरदार आवाज से घंटियां बजने लगीं। सिपाहियों के कत्ल और मेरे फरार का ऐलान किया जा रहा था। सीटियां और घंटियां खौफनाक अंदाज में बज रही थीं। सर्च टावरों में रोशनियां होने लगी थीं। ऊपर से भी सीटियों का जवाब मिल रहा था। जेल का पूरा अमला होशियार हो गया था। चारों तरफ की नाकाबंदी की जा रही थी। मैं जिस दीवार के साथ खड़ा था वो सपाट थी। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फरार की कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। अब मैं किसी और सिपाही की जान लेना नहीं चाहता था। किसी और बेगुनाह का खून अपनी गर्दन पर लेना नहीं चाहता था। दफअतन मुझे ख्याल आया फौलाद के इस मुजस्मे का जो मेरी उंगलियों की गिरफ्त में पिचक गया था। मैंने एक अहमकाना कोशिश की। मैंने दीवार के पत्थरों पर हाथ रखे और उन पर कुव्वत आजमाई करने लगा और फिर मेरा दिल धक से हो गया। पत्थर खिसक रहे थे। मैंने कुछ और ताकत सरफ की और मजबूती से जुड़े हुए पत्थरों ने जगह छोड़ दी। वो बाहर जा गिरे थे, लेकिन अंदर इतना शोर हो रहा था कि पत्थर गिरने की आवाजें उसमें दब गईं। मैंने जल्दी जल्दी दूसरे पत्थर गिराए और इतना रास्ता बना लिया कि बाहर निकल सकूं। तब मैं दीवार के उस सुराख से बाहर निकल गया। सर्च टावरों की रोशनियों ने अब बाहर का रुख भी कर लिया था, लेकिन मजीद एहतियात हमाकत थी। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था और यहाँ भी मुझे एक एहसास हुआ। मेरे दौड़ने की रफ्तार गैर मामूली थी। सर्च लाइट की रोशनी ने मुझे अपने हल्के में ले लिया और फिर सर्च टावरों से गोलियां बरसीं, मिट्टी उड़ी, लेकिन कोई गोली मेरे न लग सकी। मैं गोलियों से बचने की कोशिश किए बगैर दौड़ता रहा। बंदूकें गरजती रहीं, लेकिन शायद अपनी बर्क रफ्तारी की वजह से मैं उनकी रेंज से ही निकल गया था। तब जेल के फाटक से कई जीपें निकलकर मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन मैं बेतहाशा भाग रहा था। मेरे हवास बहाल थे। मैं पतली गलियां तलाश कर रहा था और फिर एक पतली सी गली में घुसकर मैं दूसरी तरफ निकल गया। जीपों को इस दूसरी सड़क पर आने के लिए एक तवील रास्ता तय करना था। मैं बेतकान भाग रहा था। मैं भागता रहा इंतहाई बर्क रफ्तारी से और फिर एक गली मिल गई। ये गलियां मेरी मुआविन थीं, लेकिन पुलिस वाले भी बेवकूफ नहीं थे। वो चारों तरफ से मुझे घेर रहे थे। जीपें सड़क के दूसरी सिमत से भी आ रही थीं। उनकी तेज रोशनियों ने सड़क को मुनव्वर कर दिया था। तब मेरी निगाह एक पतले और ऊंचे दरख्त पर पड़ी और मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंध गया। क्यों ना दरख्त पर चढ़ जाऊं? फैसला करने में देर न लगी। मैं तेजी से दरख्त पर चढ़ने लगा और चंद लम्हात के बाद मैं दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर था। यहाँ पहुंचकर मैंने गहरी गहरी सांसें लीं और इर्द गिर्द के माहौल को देखने लगा। दरख्त से चंद गज के फासले पर एक खूबसूरत कोठी नजर आ रही थी। दरख्त की शाखें उस कोठी की छत तक फैली हुई थीं। मेरे जहन में एक ख्याल ने जन्म लिया, क्यों ना रात इस कोठी में गुजारी जाए। मैं अंदाजा लगा रहा था पुलिस ने चारों तरफ की नाकाबंदी कर दी थी। बज़ाहिर मेरे निकलने का रास्ता बंद कर दिया था। उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ से फरार की कोशिश खतरनाक थी। वो जरूर गोलियां चलाएंगे और मुझे हलाक कर देंगे। इस तरह मरने को दिल नहीं चाहता था। दरख्त पर भी पूरी रात नहीं गुजार सकता था, इसलिए कोठी की छत पर उतर जाने का ख्याल पुख्ता हो गया। पुलिस जबरदस्त कार्रवाइयों में मसरूफ थी। मैं उसकी नकलो हरकत देख रहा था। चारों तरफ से गाड़ियां आ रही थीं। शायद जेल वालों ने बाहर से भी मदद तलब कर ली थी। ये सब इंतहाई फुर्ती से हुआ था। पुलिस के चंद जवान उस दरख्त के करीब भी पहुंच गए और वहां खड़े होकर गुफ्तगू करने लगे। शायद वहां उनकी ड्यूटी लग गई थी। गोया पुलिस को यकीन हो गया है कि मैं इस इलाके से बाहर नहीं निकल सका हूं। बहरहाल पुलिस की मौजूदगी में तो मैं दरख्त से भी नहीं उतर सकता था। मैं दम साधे बैठा रहा, लेकिन शुक्र है सिपाही ज्यादा देर वहां नहीं रुके। वो थोड़ी देर खड़े गुफ्तगू करते रहे और फिर आगे बढ़ गए। जब वो निगाहों से ओझल हो गए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और उस शाख तक पहुंच गया जो कोठी की छत तक गई थी। शाख पर आगे बढ़ता रहा और बिल आखिर खूबसूरत कोठी की छत पर उतर गया। इमारत किसी साहिब ज़ौक़ की थी और इंतहाई खूबसूरती से तामीर की गई थी। मैंने छत पर रुकना मुनासिब नहीं समझा और नीचे जाने का रास्ता तलाश करने लगा। मैं जानता था कि पुलिस इस इलाके की नाकाबंदी किए रहेगी और फिर दिन की रोशनी में इमारतों की तलाशी लेगी। 2 सिपाहियों के कातिल और एक खतरनाक मफरूर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता था। चुनाचे दिन का उजाला फैलने से कबल मुझे कोई ऐसी पनाहगाह तलाश कर लेना चाहिए थी जहां मैं एक आध दिन तक पुलिस की निगाहों से पोशीदा रह सकूं। मैं कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों में चकराता रहा। चंद ख्वाबगाहों में मुझे रोशनी नजर आई, नीली रोशनी।
जो मुमकिनों के वजूद का पता देती थी। मैंने उन ख्वाबगाहों का रुख नहीं किया और छुपने के लिए कोई और मुनासिब जगह तलाश करने लगा। फिर मैंने कोठी के एक कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में तारीकी थी, लेकिन चंद लम्हात के बाद मेरी आंखें तारीकी में देखने के काबिल हो गईं। उसमें पुराना फर्नीचर भरा हुआ था, शायद बेकार और नाकाबिल इस्तेमाल। मुमकिन है ये मेरे काम आ सके। मैंने एक एक चीज़ को टटोला और फिर एक बड़ी अलमारी के अकबी हिस्से को मैंने छुपने के लिए पसंद कर लिया। बिलाशुबा ये ऐसी जगह नहीं थी जहां आम हालात में आदमी आए। किसी खासी ज़रूरत पर कोई यहाँ आ सकता था। मैंने उस जगह को हाथ से टटोला। नीचे टाइल का फर्श था और यहाँ सफाई भी थी। तन ब तकदीर होकर मैंने उसी जगह छुपने का फैसला कर लिया और फिर अलमारी के पीछे लेट गया। थकन, खौफ, परेशानी दिमाग पर हमलावर थीं। अजीब अजीब से परेशान कुन ख्यालात जहन में चकरा रहे थे। बाहर पुलिस मौजूद थी, मुझे तलाश किया जा रहा था। और फिर मेरे दिल में खौफ तार आया। आखिर मैं भी इंसान था, एक मामूली इंसान, एक दफ्तर का सीधा सादा क्लर्क, मोहब्बत का परिस्तार। हालात ने मुझे जो कुछ बना दिया था वो मेरी शख्सियत न थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और जहन को सुकून देने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुकून कहाँ था। कभी गर्दन में फांसी का फंदा फिट देखता, कभी खुद को बिजली की कुर्सी पर बैठे देखता, कभी जिस्म में दर्जनों गोलियां पैवस्त देखता जिनके सुराखों से खून उबल रहा था। जहनी कैफियत अजीब थी, लेकिन इस बेसरो सामानी के आलम में भी, इस खौफ और दहशत के माहौल में भी, दुश्मन के फैले हुए समुंदर में भी मेरा एक दोस्त था जिसने बर वक्त मुझे सहारा दिया था। और ये दोस्त नींद थी, गहरी नींद, जिसने मुझे तमाम फिक्रों से आज़ाद कर दिया। मैं सब कुछ भूल गया, कोई बात मुझे याद न रही और ना जाने कब तक मैं सोता रहा। फिर कुछ आवाज़ों से मेरी आंख खुल गई। मैं चंद लम्हात माहौल से बेखबर रहा, लेकिन फिर जहन ने पूरी हकीकत समझा दी और मैं संभल गया। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। ये आवाज़ें कैसी हैं? कांप क्यों रही हो? आओ देखें कौन है। एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ना जाने क्यों ये आवाज़ कानों को मानूस सी लगी। बीबी जी, लाश। एक सहमी हुई सी आवाज़ सुनाई दी। पैरों से तो लाश नहीं मालूम होती, आओ, डर क्यों रही हो? उसी मानूस आवाज़ ने कहा और मैंने चौंकर अपने पैरों पर निगाह डाली। मेरे पाँव सोने के दौरान अलमारी से दूसरी तरफ निकल गए थे। मुझे देख लिया गया था। मेरा दिल लरजने लगा, मगर मैंने हिम्मत की और पाँव सिकोड़ लिए। तुम जो कोई भी हो, बाहर निकल आओ, मानूस आवाज़ ने कहा। लेकिन जहन इस कदर मुंतशिर था कि मैं उस आवाज़ को पहचान न सका। बहरहाल मैं उछलकर खड़ा हो गया। मैं जमानत देती हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, बाहर निकल आओ, दोबारा कहा गया और मैं बिलाखिर एक गहरी सांस लेकर बाहर निकल आया। और फिर मेरे जहन में बिजली सी कौंध गई। मैं हैरत व मुसरत से उसे देखने लगा। वो सुरैया थी। हाँ, वो यकीनन सुरैया ही थी, मजलूम सुरैया, जो अपने बीमार शौहर के इलाज के लिए, अपनी बूढ़ी सास की खुराक के लिए और अपने बच्ची की परवरिश के लिए जिस्म फरोशी करती थी। सिर्फ कुछ अरसे कबल की बात थी, लेकिन उस वक्त की और अब की सुरैया में बहुत फर्क था। तालूत ने सुरैया की किस्मत बदल दी थी, उसका हुलिया ही बदल गया था। यकीनन ये कोठी उसी की थी। मेरा दिल मुसरत से सरशार हो गया। मैं खुशी से झूम उठा। सुरैया, तुम? मैंने वालिहाना अंदाज में कहा और वो उछल पड़ी। तुम कौन हो? उसने मुतहय्यराना अंदाज में कहा और मेरे दिल को एक धचका लगा और इसके साथ ही एक और तल्ख हकीकत मेरे जहन में अयां हो गई। उस वक्त जब मैं तालूत के साथ सुरैया से मिला था, मेरी शक्ल ये नहीं थी जो अब थी। उस वक्त मैं तालूत की बख्शी हुई शक्ल में था। बताओ तुम कौन हो? सुरैया ने कहा। कोई नहीं सुरैया, कोई भी नहीं, मैंने टूटी हुई आवाज़ में कहा। मुझे किस तरह जानते हो? उसने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने चकराते हुए सर को दोनों हाथों से थामते हुए कहा। सुरैया गौर से मेरी शक्ल देख रही थी। उसके अकब में एक नौकरानी किस्म की औरत खड़ी थी। बाहर जाओ, किसी से इनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो, तुम्हें सख्ती से मेरी बात पर अमल करना है। सुरैया ने सख्त आवाज़ में मुलाजमा से कहा। जी बीबी जी, मुलाजमा ने गर्दन झुकाकर कहा और बाहर निकल गई। आओ, सुरैया बड़े एतमाद से बोली। हालांकि मेरा हुलिया बहुत खतरनाक था, लेकिन वह मुझसे ज़रा बराबर खौफजदा मालूम नहीं होती थी। मैं उसके साथ कमरे से निकल आया और वह मुझे लिए हुए कोठी के एक इंतहाई अंदरूनी कमरे में पहुंच गई। बैठो, उसने खुश्क लहजे में कहा और मैं खुश्क होंठों पर जुबान फेरकर सोफे पर बैठ गया। मेरा इंतज़ार करो, उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मेरे जहन में धमाके हो रहे थे। मैं जानता था सुरैया मुझे नहीं पहचानेगी। उसकी अक्ल में यह बात नहीं आएगी कि शक्लें इस कदर कैसे बदल सकती हैं। उसे कुछ बताना भी फजूल था। लेकिन वो कहाँ गई? क्या पुलिस को इतला देने? मेरा दिल फिड़फिड़ाने लगा। मैंने सोचा कि यहाँ से निकल जाऊँ, भाग जाऊँ, पुलिस के आने से कबल यहाँ से दूर निकल जाऊँ। लेकिन कहाँ? बाहर पुलिस मौजूद होगी, अंदर भी खतरा है और बाहर भी। फिर कहाँ जाऊँ? कोई ठिकाना नहीं था। टांगें बेजान हो रही थीं। मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया।
लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो मैं उछल पड़ा। मैंने सहमी हुई निगाहों से देखा, सुरैया थी। उसके हाथ में कोई चीज़ थी, लेकिन उसके अकब में मैं देख रहा था क्या पुलिस उसके पीछे मौजूद है। फिर जब उसने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया तो मैंने एक गहरी सांस ली। सुरैया के हाथों में एक कमीज़ और एक पतलून थी। उसके पास शेव का मुकम्मल सामान मौजूद था। उसने शेव का सामान और कपड़े मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वो सामने बाथरूम है, शेव करके गुसल करो, लिबास तब्दील कर लो। मुमकिन है ये तुम्हारे जिस्म पर छोटा या बड़ा रहे, लेकिन बहरहाल काम चल जाएगा। उसके अंदाज में अजीब सा वकार था। बहरहाल मैं उसका हुक्म न टाल सका और लिबास और शेव का सामान लिया। फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया, शेव बनाया, गुसल किया और लिबास पहनकर बाहर निकल आया। इस दौरान भी मेरे कान बाहर ही लगे रहे थे। चंद आवाज़ें सुनाई दी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़, बंद होने की आवाज़, कुछ सरगोशियाँ जिनके अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ सके थे। मेरा खून खुश्क हो रहा था। देखिए बाथरूम से निकलने के बाद क्या सूरत हाल पेश आती है। बहरहाल मेरा हुलिया बदल गया था। शरीफ आदमियों की सी शक्ल निकल आई थी। सुरैया अब भी कमरे में तनहा थी। अलबत्ता 2 तब्दीलियां हो चुकी थीं। नंबर 1, मेज़ पर एक ट्रे रखी हुई थी जिस पर बेहतरीन किस्म का नाश्ता मौजूद था। दूसरा, एक कोने में बने हुए आतिशदान में आग रोशन थी। हालांकि ये आतिशदान के इस्तेमाल के दिन नहीं थे। ना जाने सुरैया ने आग क्यों जलाई थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। अजीब सा सुकून था उसके चेहरे पर। नाश्ता कर लो, उसने उसी तोहक्कमाना अंदाज में कहा और मुझे पहली बार शदीद भूख का एहसास हुआ। बड़े जोर की भूख लग रही थी। मैं सोफे पर आ बैठा और नाश्ता शुरू कर दिया। सुरैया खामोशी से उठी, बाथरूम में गई और फिर मेरे कैदियों वाले कपड़े हाथों में लटकाए बाहर आई। उसने वो कपड़े आतिशदान में डाल दिए और मारे हैरत के मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। ये सुरैया क्या कर रही है? क्या ये मुझे पहचान गई है? मैंने नाश्ता करते हुए सोचा। सुरैया उस वक्त तक आतिशदान के करीब खड़ी रही जब तक मेरे कपड़े जलकर राख न बन गए। वो एक गहरी सांस लेकर वापस आई और मेरे सामने बैठ गई। उसने एक कप चाय अपने लिए बनाई और प्याली अपने सामने रखकर मेरी आंखों में देखने लगी। पुलिस तुम्हारी तलाश में आई थी, उसने संजीदगी से कहा और मुझे चाय का फंदा लगते लगते रह गया। क्या पुलिस अंदर आई थी? मैंने हलक साफ करके पूछा। हाँ, और उसने इमारत की तलाशी भी ली थी और फिर मुझे होशियार करके किसी भी शुबा पर हेड ऑफिस फोन करने की हदायत करके वापस चली गई। शुक्र है उसने स्टोर का रुख नहीं किया था। बाद में मेरी मुलाजमा ने अलमारी के पीछे से निकले हुए तुम्हारे पाँव देखे और मुझे इतला दी। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपने लिए दूसरा कप बनाने लगा। मुझसे जो कुछ कहा गया था तुम उतने खतरनाक नहीं नजर आते। मेरा मुशाहिदा है कि आदि मुजरिम तुम्हारी तरह नहीं होते। शायद तुमने जिंदगी में पहली बार जुर्म किया है, उसने कहा। मैंने कोई जवाब ना दिया और चाय के घूंट लेता रहा। वो खामोशी से मेरी शक्ल देखती रही। फिर उसने सर्द आवाज में कहा, अब भी नहीं बताओगे कि मुझे कैसे जानते हो? नहीं सुरैया, एक बेफायदा बेमकसद बात है, मैंने सर्द आह भर कर कहा। सुनो, वो चंद लम्हों के बाद बोली, अगर मेरे जिस्म के गाहक बन चुके हो तो मुझे अपने किसी गाहक की शक्ल याद नहीं। अगर हो सके तो तुम भी भूल जाओ। हो सके तो अपने जहन और दिल से वो लम्हात खुरच दो। वो मैं नहीं थी, एक बेजान लाश थी, एक मजबूरी थी। अगर ये तस्वुर भी किसी के पास रह गया तो मैं तड़पती रहूंगी। लौटा दो मेरी इज्जत मुझे, मैं बेगुनाह हूं। मुझसे उसका सिला ले लो, वो कीमत ले लो जो तुमने मुझे अदा की थी। खुरच दो अपने जहन से वो लम्हात, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। नहीं सुरैया, खुदा गवाह है, मैं तुम्हारे जिस्म का राजदार नहीं हूं, खुदा गवाह है। तुम मेरे लिए एक मुकद्दस बहन की हैसियत रखती हो, मैंने कहा और सुरैया की आंखों से बहते आंसू थम गए। वो हैरत से मुझे देखने लगी, देखती रही, फिर बोली, लेकिन फिर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं ये ना बता सकूंगा, खुदा के लिए मुझसे ये ना पूछो, इससे कुछ हासिल ना होगा, मैंने कर्ब से कहा। मैं मुस्तकिल बेचैन रहूंगी, बहरहाल तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम जेल से फरार हुए हो? हाँ। तुम्हारा नाम आरिफ जमाल है? हाँ। पुलिस ने यही नाम लिया था। क्या तुम कातिल भी हो? हाँ सुरैया, मैंने 2 बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर दिया है। मेरे दिल में दुखन होने लगी। ये तुमने बहुत बुरा किया, वो करब से बोली। आज का इंसान तो खुद ही लाश है, जिंदगी खुद ही दुख है, उसे लेने से क्या फायदा? जो कुछ हुआ नादानिस्ता हुआ सुरैया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैंने कहा। किस अपनायत, किस भरोसे से मेरा नाम लेते हो? काश मैं तुम्हारे बारे में जान सकती, उसने सर्द सांस लेकर कहा। तुमने मुझे पनाह क्यों दी है? मैंने पूछा। मुझे इंसान की मजबूरियों का एहसास है, क्योंकि मैं खुद भी मजबूर रह चुकी हूँ। मैं जानती हूँ इंसान पैदाइशी गुनाहगार नहीं होता, उसकी फितरत बुराई की तरफ रागिब नहीं होती। हालात उसे गुनाहों के गड्ढों में धकेल देते हैं। वो इतना मजबूर होता है कि ना चाहते हुए भी वो जुर्म करता है जो उसके ज़मीर को कुचोके देता रहता है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तवाइफ भी रह चुकी हूँ, लेकिन जिन हालात में मैंने ऐसा किया वो नागुज़ीर थे, उनसे निमटना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने सोचा मुमकिन है तुम भी ऐसे हालात का शिकार हुए हो जो दुख झील चुका होता है।
وہ دکھوں سے واقف ہوتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تم باقاعدہ مجرم نہیں ہو، تفریحاً جرم نہیں کرتے۔ میں تمہاری ہر قسم کی مدد کر سکتی ہوں۔ تمہیں جس قدر رقم کی ضرورت ہو مجھ سے لے لو اور اس ملک سے باہر نکل جاؤ، نیکیوں کو اپنا لو اور پوری زندگی اس جرم کا کفارہ نیکیاں کر کے ادا کرتے رہو۔ عظیم عورت، میری بہن، قدرت کسی کی قسمت بلا وجہ نہیں بدلتی، تمہاری قسمت کسی خاص مقصد کے تحت ہی بدلی گئی ہے۔ میرے منہ سے جذباتی انداز میں نکلا اور وہ چونک پڑی۔ تمہیں میری قسمت کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ مجھے بہت کچھ معلوم ہے اور میں تمہارے حالات دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں کچھ اور پوچھوں گا تو تم پریشان ہو جاؤ گی۔ نہیں، خدا کے واسطے مجھ سے گفتگو کرو، مجھ سے ہر قسم کے سوالات کرو۔ میں نے کہا، تمہارے منہ سے بار بار لفظ بہن نکلتا ہے اور یہ لفظ میرے دل سے سیاہیاں دھو دیتا ہے۔ ایک انوکھی فرحت محسوس ہوتی ہے مجھے۔ تمہارا بچہ کیسا ہے؟ میں نے پوچھا اور وہ پھر اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت ابھر آئی، لیکن وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکی۔ جاوید کی طبیعت اب کیسی ہے اور تمہاری ساس، اس کا کیا حال ہے؟ سریا نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، خاموش بیٹھی رہی، سوچتی رہی، پھر سر اٹھا کر بولی، جاوید خدا کا شکر ہے ٹھیک ہے، میری ساس بھی ٹھیک ہیں اور جاوید کے پاس ہسپتال میں موجود ہیں۔ جلد ہی جاوید کو چھٹی مل جائے گی۔ بچہ آیا کے پاس ہے، کیا میں اسے لے آؤں؟ کیا کرو گی اس معصوم کو مجھ بدقسمت کی شکل دکھا کر؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، میں اسے لے کر آتی ہوں، سریا نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میں سخت کشمکش میں گرفتار تھا۔ سریا کو اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ کیا یہ سب کچھ اس کے لیے قابل یقین ہوگا؟ کیا اسے مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ مناسب رہے گا؟ لیکن اس بھری دنیا میں میرا تھا کون؟ اگر اس بازرف عورت کا سہارا لے کر اس ملک سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا حرج ہے؟ باقی زندگی اس کے کہنے کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ سریا بچے کو لیے اندر آ گئی۔ بچے کی بھی شکل بدل گئی تھی، لاغر بچہ اب گول مٹول ہو گیا تھا۔ سریا نے اسے میری گود میں بڑی اپنائیت سے ڈال دیا اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ کسی ننھے سے بچے کو میں نے زندگی میں پہلی بار گود میں لیا تھا۔ کیسا انوکھا سرور ہوتا ہے اس ننھی مخلوق کے لمس میں، ہر لمس سے زیادہ فرحت بخش۔ میں اسے سینے سے چمٹائے رہا اور آنسو میری آنکھوں میں مچلنے لگے۔ سینکڑوں حسرتیں بیدار ہو گئیں جن کا عکس میرے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ عارف صاحب، سریا کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ ہاں، میں نے اسے دیکھا۔ یہ بچہ آپ کو پسند آیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ سوال تم نے کیوں کیا ہے سریا؟ میں نے سریا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں آپ کو اس بچے کی زندگی کی قسم دیتی ہوں، مجھے اپنے بارے میں ایک ایک لفظ سچ سچ بتا دیجئے، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میرے پاس آپ کی زبان کھلوانے کی اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں تھی۔ سریا نے اچانک کہا اور میرے دماغ میں بم پھٹ گیا۔ مجھے سریا سے اس اچانک اقدام کی توقع نہیں تھی۔ میں دم بخود رہ گیا۔ سریا میری شکل دیکھ رہی تھی۔ میں نے بچے کو سینے سے بھینچ لیا اور ننھے ننھے کومل ہونٹ مسکرا اٹھے۔ تب میں نے کہا، میرا نام عارف جمال ہے۔ بچپن میں والدین مجھ سے جدا ہو گئے اور کٹھن زندگی سے گزر کر جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھا۔ معمولی کلرک تھا، حسین زندگی کا خواہش مند، عام نوجوانوں کی طرح محبت کی، لیکن محبوبہ بے وفا نکلی اور اس کی بے وفائی نے مجھے جرم کے راستے پر ڈال دیا۔ جرم کیا اور پھر پراسرار حالات کا شکار ہو گیا۔ ایک پراسرار شخصیت میری زندگی سے وابستہ ہو گئی۔ وہ میرا ہمشکل تھا، میں اس کا تابع ہو گیا اور پھر انوکھے حالات پیش آئے اور ایک دن تم مل گئی سریا، لیکن اس وقت میری یہ شکل نہ تھی۔ ہم دونوں تمہارے گاہک بن کر تمہارے ساتھ گئے، لیکن وہاں تم اس معصوم کو دودھ پلا رہی تھیں اور اسی معصومیت نے ہمارے خیالات بدل دیے۔ طالوت نے تمہیں بہن بنا لیا اور اپنی پراسرار قوتوں سے تمہیں مالا مال کر کے چلا آیا، لیکن پھر وہ مجھ سے جدا ہو گیا اور میں بدترین حالات کا شکار ہو گیا، ان حالات کا جنہوں نے مجھے جیل اور پھر یہاں پہنچا دیا۔ میں نے سریا کو اپنی مختصر کہانی سنا دی۔ سریا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے دیکھتی رہی نہ جانے کتنی دیر، اور پھر وہ اٹھ کر مجھ سے چمٹ گئی۔ آہ میرے محسن، خدا کا شکر ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس انداز میں پیش آئی۔ اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جاتی تو میں شاید زندگی بھر خود کو معاف نہ کرتی۔ مجھے خیال کیوں نہ آیا کہ میرے بچے، میرے شوہر اور میری ساس کے بارے میں تمہارے علاوہ اور کون جانتا ہے؟ میں نے کسی کو اپنی کہانی نہیں سنائی تھی۔ یہ تم ہو میرے بھائی، جس نے ایک لاوارث بچے، ایک پریشان بیوی اور ایک غمزدہ ماں کو سہارا دے کر کچھ سے کچھ بنا دیا۔ یہ تم ہو۔ مجھے بتاؤ، میں تمہیں دل کے کون سے کھانے میں بٹھاؤں؟ میں اپنی آنکھیں نکال کر تمہارے قدموں تلے کیوں نہ رکھ دوں؟ گمان بھی نہ تھا سریا کہ زندگی اس حال میں تمہارے سامنے لے آئے گی، لیکن مجبوریاں، انہیں کون روک سکتا ہے؟ میرا مقدر، میری خوش بختی، میں تمہارے کسی کام آ سکی، ورنہ تو تمہارا احسان اتنا ہے کہ میں مر کر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں اپنی آخری سانسوں تک فراموش نہ کر سکوں گی۔ بھائی بہن پر جان نشاور کرتے ہیں، میں نے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔
میں نے سریا کو خود سے جدا کرتے ہوئے کہا، لیکن کیا تم نے میری باتوں کا یقین کر لیا؟ اپنے بچے کی قسم، میں نے ایک لفظ سچ سمجھا ہے۔ کتنی درد بھری کہانی ہے تمہاری۔ میں نے زندگی میں خود کو سب سے زیادہ مظلوم سمجھا تھا، لیکن میری مظلومیت تمہارے آگے کچھ بھی نہیں۔ وہ فرتے جذبات سے خاموش ہو گئی۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپاٹپ گر رہے تھے۔ سریا نے اپنے آنچل سے میرے آنسو خشک کیے اور پھر میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ انسان بھی کس قدر عجیب مخلوق ہے، کتنی انوکھی اقدار ہیں اس کی، کتنا معمولی فاصلہ ہے اس کے خیالات میں۔ ذہن و زبان سے اصول فطرت بدل جاتے ہیں۔ یہ لڑکی جس کے جسم کی دلکشی نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا تھا، اور میں جو عورت پرست بن چکا تھا۔ بہت سی عورتیں بہت مختصر عرصہ میں میرے قریب آ چکی تھیں اور میں ان کی جسمانی دلکشی کا دلدادہ تھا۔ یہ عورت بھی جوان تھی۔ میرا اس کا طویل تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے سینے کے لمس میں اور دوسری عورتوں کے لمس میں کتنا فرق تھا۔ ان دوسری عورتوں کے لمس نے میرے جسم میں ہی جان برپا کر دیا تھا، اور اس عورت کے لمس میں سمندر کا سا سکون تھا۔ ایک عجیب احساس تھا، جیسے وجود کی تمام الجھنیں جذب کر لی گئی ہوں۔ ہلکا پھلکا ذہن، لطیف احساس۔ میں کئی منٹ تک اس سکون سے لطف اندوز ہوتا رہا اور پھر میں اس کے سینے سے الگ ہو گیا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ بھیا، میں عورت ضرور ہوں، لیکن میرے حالات و واقعات نے میرے جسم میں 10 مردوں کی قوت پیدا کر دی ہے۔ تم آرام سے یہاں قیام کرو، کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ میں تمہارے لیے پاسپورٹ بنواؤں گی، خواہ کچھ بھی کرنا پڑے، اور پھر میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ نہیں سریا، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میری پوزیشن بہت خطرناک ہے۔ میری مدد کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ بس تمہاری اتنی ہی مہربانی کافی ہے۔ مجھے اس چھوٹی سی خوشی سے محروم نہ کرو بھیا۔ تمہارے لیے کچھ کر کے میرے دل کو بے پناہ سکون ملے گا۔ بس تم میری یہ بات مان لو۔ کافی دیر تک ہم دونوں بحث کرتے رہے، لیکن سریا نے شکست نہیں مانی۔ شکست میں نے بھی نہیں مانی تھی۔ میری حیثیت ہی کیا تھی؟ پھر اس بے کار اور بے مصرف زندگی کے لیے کسی معصوم ہستی کو کیوں مصیبت میں گرفتار کروں؟ سریا کے اوپر بہت سے لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ اسے خوشیاں ملنے والی تھیں۔ اس کا شوہر صحت یاب ہو کر واپس آ رہا تھا۔ اس کے بچے کو اس کے سائے کی ضرورت تھی۔ میں جانتا تھا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ پولیس جس شدت سے مجھے تلاش کر رہی ہوگی، اس کے اندر سریا کی ذرا سی کوشش اسے عذاب میں مبتلا کر سکتی تھی۔ بہرحال میں خاموش ضرور ہو گیا، لیکن دل میں نے کچھ اور فیصلے کیے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ موقع ملتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا اور اپنے بچاؤ کی خاطر سریا جیسی معصوم عورت کو پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ سریا میرے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے تھی، ہر طرح میری خاطر مدارت کر رہی تھی۔ پولیس کا خطرہ بھی فی الحال ٹل گیا تھا۔ اس کے دوبارہ یہاں آنے کے امکانات نہیں تھے۔ میں اپنے کمرے میں اپنے پروگرام کے بارے میں غور کرنے لگا۔ اب میرا دوسرا قدم کیا ہو؟ وہ رات اور پھر دوسرا دن میں نے سریا کے گھر پر گزارا۔ اس دوران اخبارات میں نے اپنے بارے میں بہت کچھ پڑھا۔ پولیس نے میرے لیے معقول انتظامات کیے تھے۔ اب میں قاتل بھی بن گیا تھا۔ مجھے خطرناک اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا تھا، اور پولیس میری زندہ یا مردہ گرفتاری پر کچھ انعامات رکھنے پر بھی غور کر رہی تھی۔ میں بھی الجھن میں گرفتار تھا۔ کبھی کبھی تو سوچتا کہ خود کو پولیس کے حوالے کر کے اس ذلیل زندگی سے نجات حاصل کر لوں، لیکن یہ بھی نہ کر سکا۔ دل کو کہیں سکون نہیں مل رہا تھا، خدا جانے کیوں۔ ذہن میں نرگس رحمانی کا خیال آ گیا۔ یہ خیال اس قدر شدید ہو گیا کہ میں نے اس دوسری رات کو نرگس رحمانی سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تجربہ میرے لیے نیا نہیں تھا، لیکن بہرحال الجھے ہوئے ذہن کو شاید کچھ سکون مل جائے۔ اور رات کو جب سب سو گئے تو میں خاموشی سے اٹھا، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور پھر چپکے سے باہر نکل آیا۔ عمارت کے عقبی حصے کی دیوار پھاند کر میں باہر نکل آیا۔ چاروں طرف سناٹے کا راج تھا۔ میں تاریک گلیوں کا سہارا لیتا ہوا چل دیا۔ ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ صرف میرے احساسات تھے۔ میرا وجود ایک تنہا اجاڑ درخت کی مانند تھا، جس کے قرب و جوار میں کوئی جھاڑی تک نہ ہو، نہ تا حد نگاہ روشنی کی رمق۔ مجھے روشنیوں میں رہنے کی خواہش تھی۔ مجھے روشنیاں پسند تھیں، لیکن دنیا نے میرے راستے کے تمام چراغ گل کر دیے تھے۔ میں روشنی کی تلاش میں سرگرداں تھا، لیکن اس طرح جیسے عالم خواب میں ہوں۔ میں چل رہا تھا، ماحول سے ڈرا سہما سا۔ ہر آہٹ پر دل پھڑپھڑانے لگتا۔ تاریک سائے اپنی طرف بڑھتے محسوس ہوتے، اور جب آہٹ معدوم ہو جاتی تو مجھے شدید پیاس محسوس ہونے لگتی۔ نرگس رحمانی، حسین معصوم لڑکی جس کے لیے میں نے اذیتیں برداشت کی تھیں، جسے میں جان دے کر بھی شیکر کی درندگی سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں جانتا تھا وہ بھی اسی دنیا کی پروردہ ہے۔ شک و شبہ اس کے دل میں بھی ہوگا۔ اس نے بھی میرے پنجے سے بچ جانے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا ہوگا۔ نہ جانے ایس پی نے ان لوگوں کو میرے بارے میں بتایا ہوگا یا نہیں۔ نہ جانے اب اس کے دل میں میرے لیے کیسے جذبات ہوں، اس کے ذہن میں میرے لیے کیسے خیالات ہوں۔
لیکن آخر میں اس کے پاس جا ہی کیوں رہا ہوں؟ وہ بھی ایک عام لڑکی ہے، ان لڑکیوں کی طرح جو میری مرضی کے بغیر میری زندگی میں آتی رہی ہیں۔ ان لڑکیوں کے لیے میرے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہے، پھر نرگس رحمانی ہی کیوں؟ لیکن دل کے کسی گوشے سے آواز ابھری، نہیں وہ مختلف ہے، وہ عام لڑکیوں کی طرح سستی اور چھچھوری نہیں ہے۔ اس کے حصول کا تصور ایک ٹھنڈک ہے، جبکہ دوسری لڑکیاں جذبات میں ہیجان پیدا کر دیتی ہیں، جسم میں آگ سلگا دیتی ہیں، اور بس دل چاہتا ہے کہ انہیں مسل کر جوتے تلے رون دیا جائے۔ بس یہی فرق ہے اس میں اور دوسری لڑکیوں میں، اور یہی کشش مجھے وہاں لے جا رہی ہے۔ یہ پورا سفر میں نے پیدل ہی طے کیا، اور نہ جانے کتنی دیر میں طے کیا۔ راستے میں مجھے گشتی پولیس کے آدمی نظر آئے، لیکن میں نہایت ہوشیاری سے ان کی نگاہوں سے بچتا ہوا بالآخر نرگس رحمانی کی کوٹھی پر آ پہنچا، اور اب نرگس رحمانی کی شاندار کوٹھی میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں ایک تاریک گوشے میں کھڑا حسرت بھری نگاہوں سے اس کوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب مجھے عزت و احترام سے یہاں لایا گیا تھا۔ نرگس کی حسین آنکھوں میں محبت کے پیغام تھے۔ حقیقت جاننے کے بعد وہ کس قدر مسرور نظر آنے لگی تھی، اور داؤد رحمانی صاحب کی آنکھوں میں بھی پدرانہ شفقت تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دھڑکتے دل کے ساتھ داؤد صاحب کی کوٹھی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آخر یہاں آ کر میں کیا چاہتا تھا؟ میں نرگس سے کیا لینا چاہتا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس۔ اس قدر الجھا ہونے کے باوجود میں نے اتنی عقل مندی سے کام لیا تھا کہ سامنے کی طرف سے کوٹھی کی دیوار پر نہیں چڑھا، بلکہ اس کے لیے میں نے دائیں سمت کی دیوار استعمال کی۔ اس دیوار کو پھلانگ کر میں کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ 2 بار اس کوٹھی کو دیکھ چکا تھا۔ نرگس رحمانی کی خوابگاہ بھی معلوم تھی۔ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں خوابگاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے کواڑوں کو دھکیلا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، شاید اس کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی تھی۔ کوٹھی بہرحال محفوظ تھی۔ خوابگاہ میں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ ایک مسہری پر شب خوابی کے خوبصورت لباس میں ملبوس نرگس رحمانی گہری نیند سو رہی تھی۔ ہونٹوں پر ایک مسکان لیے وہ بال بکھرائی سو رہی تھی۔ اس مست شباب کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے میں سب کچھ بھول گیا۔ مجھے اپنی شخصیت تک یاد نہ رہی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں خمار امڑ آیا، اور میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے۔ اب میں اس کے بالکل قریب تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ بھول جاؤں۔ بمشکل تمام میں نے خود پر قابو پایا، اور اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کر دی تو پھر شیکر میں اور مجھ میں بہت معمولی سا فرق رہ جائے گا، انتہائی معمولی فرق۔ اس کے ناموس کی حفاظت کے لیے تو میری یہ حالت ہوئی ہے۔ اگر شیکر کی بات مان لیتا تو کتنی بڑی دولت حاصل کر سکتا تھا، اور اگر داؤد رحمانی وہ عظیم رقم دینے پر تیار نہ ہوتے تو پھر یہ جسم بھی ایک رات کے لیے مجھے مل جاتا۔ شیکر نے وعدہ کیا تھا، اگر یہی کرنا تھا تو پھر شیکر کی بات ہی کیوں نہ مان لی جاتی؟ نہیں، میں درندہ نہیں، انسان ہوں۔ میں اس کے قریب مسہری کے برابر فرش پر بیٹھ گیا۔ میرا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے ریشمی بالوں میں الجھ گیا۔ الڑ اور جوان ہونے کے باوجود وہ گہری نیند کی عادی نہیں تھی۔ میرے ہاتھ کے پہلے لمس پر ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ میرا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف اور پھر ہیجان دیکھا، اور پھر اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری، لیکن میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کا منہ بھینچ لیا اور سرد آواز میں کہا، ہوش میں آؤ نرگس، میں کوئی عفریت نہیں ہوں، اور نہ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں۔ میں کسی برے ارادے سے نہیں آیا، بس ضمیر کے سکون کے لیے تم سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ باتیں کروں گا اور چلا جاؤں گا، خود کو سنبھال لو، چیخنے کی کوشش مت کرو۔ اگر تم نہ چیخنے کا وعدہ کرو تو میں تمہارا منہ چھوڑ دوں۔ اس نے جلدی سے خوفزدہ انداز میں گردن ہلا دی، اور میرا دل خون ہو کر رہ گیا۔ اس کے سہمے ہوئے انداز میں اپنائیت نہیں، صرف خوف تھا۔ وہ صرف اپنی زندگی بچانا چاہتی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم اب تک کانپ رہا تھا، چہرے کے نقوش خوف سے بگڑ گئے تھے۔ کیا ان ملاقاتوں میں تم نے مجھے ایسا ہی خوفناک پایا تھا نرگس، جو اس وقت تم اس طرح کانپ رہی ہو؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ تم سے ایک سوال کرنے، میں نے کہا۔ کون سا سوال؟ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ نرگس تمہیں خدا کا واسطہ، دل سے خوف نکال دو، ذہن کی گہرائیوں کو ٹٹول کر میرے سوالات کا جواب دو، میں نے عاجزی سے کہا، اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ تم نے ابتدا سے، پہلی ملاقات سے اس وقت تک جب تمہارے ڈیڈی نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نرگس خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ اس کی کیفیت ایسی ہی تھی جیسے کوئی چڑیا باز کے پنجے میں ہو، اور اس کے دل میں ایک آرزو ہو کہ کسی طرح وہ باز کے پنجے سے نکل جائے۔ جب اس نے کئی سیکنڈ تک میری بات کا جواب نہ دیا تو میں نے خود ہی کہا، میں جانتا ہوں نرگس، میری کوئی کوشش
تمہارے ذہن سے میری نفرت، میرا خوف نہیں نکال سکتی۔ مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گی، لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے۔ میں دل کا بوجھ اتارنے آیا ہوں، اسے اتارنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکے تو میری بات سن کر مجھے اپنے تاثرات سے آگاہ کر دینا، اور یہ بھی نہ کر سکو تب بھی بہرحال تم اپنی مرضی کی مختار ہو۔ میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، مختصر الفاظ میں اپنا ماضی ظاہر کروں گا۔ سنو، میں ایک غریب کلرک تھا، حادثات نے مجھے غلط راہوں پر ڈال دیا، جذبات میں بھر کر ایک جرم کر بیٹھا، دولت حاصل کرنے کا جرم، اس تصور کے ساتھ کہ شاید دولت سے سچی الفت مل جائے۔ لیکن اس جذباتی حرکت نے مجھے نہ جانے کیا کیا بنا دیا، اور پھر میں ایک لاوارث کشتی کی طرح وقت کی لہروں پر ڈولتا رہا۔ دوسرے میرے لیے سمتیں متعین کرتے رہے، میں کوئی جد و جہد نہ کر سکا، حالات نے مجھے جو کچھ بنایا بن گیا۔ پھر تم ملی، تمہاری پاکیزگی مجھے پسند آئی، میں تمہاری عزت کرنے لگا۔ بردہ فروش تمہیں میرے ذریعے اغوا کرنا چاہتے تھے، لیکن میں تمہارے سفید آنچل پر کوئی داغ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے وہ تمام داغ اپنے اوپر سے میٹ لیے جنہیں میں ثبوت کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے بے حد جذباتی انداز میں قمیض اتار دی، اپنی پنڈلیاں اسے دکھائیں، اور در حقیقت میں نے نرگس کی آنکھوں میں نمایاں تغیر محسوس کیا۔ وہ خوش ہونٹوں پر زبان پھیر کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہارے والد کو حقیقت بتا دی، صرف اس لیے کہ اگر میں اپنی جان بھی دے دوں گا تب بھی شیکر تمہیں کسی دوسرے ذریعے سے حاصل کر لے گا، اس لیے تمہارے والد کو خبردار کرنا ضروری تھا۔ بہرحال مجھے مسرت ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، تمہاری عزت محفوظ رہ گئی، شیکر کا گروہ ٹھکانے لگ گیا۔ خدا گواہ ہے نرگس، اس کے بعد میرا ارادہ تمہارے پاس آنے کا نہیں تھا، میں تو خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن تمہارے ڈیڈی کا بلاوا مجھے ملا اور مجھے یہاں پہنچا دیا گیا، اور پھر میں تمہارے بارے میں رنگین اور سہانے سپنے دیکھنے لگا۔ میں کچھ دیر کے لیے خود کو بھول گیا، لیکن یہ وقفہ بہت کم رہا۔ دنیا مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے ایک نیکی کی، دل کے تقاضے سے مجبور ہو کر اسے بھی دوسرا رنگ دے دیا گیا، اور میرا سکون لٹ گیا۔ تمہاری آنکھوں کا یہ خوف، یہ اجنبیت میرے لیے سہانے روح ہے نرگس۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا، یہ دنیا کبھی مجھے معاف نہیں کرے گی، خواہ زندگی بھر دوسروں کے لیے جان کی بازی لگاتا رہوں۔ لیکن نرگس، اپنی آنکھوں کا یہ خوف دور کر کے مجھے اپنائیت کی نگاہ سے دیکھ لو، میں سکون سے رخصت ہو جاؤں گا، مجھے زندہ رہنے کا بہانہ مل جائے گا۔ کہہ دو نرگس، تم اس غریب کلر کو جال ساز اور خوفناک مجرم نہیں سمجھتی ہو؟ اپنے یقین کا اظہار کرو کہ میں نے تمہاری عفت بچانے کے لیے قربانی دی ہے، بس مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے نرگس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ نرگس عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کے ساتھ ہی زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر گھس آئے۔ سب سے آگے ایک پولیس افسر تھا جس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ خبردار، کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے، گرفتار کر لو اس قاتل کو، افسر نے کہا، اور دو آدمی آگے بڑھے۔ رک جاؤ، صرف 1 منٹ کے لیے رک جاؤ، میں صرف 1 منٹ کی تنہائی چاہتا ہوں، اس کے بعد بے شک تم مجھے گولی مار دینا، میں نے دونوں ہاتھ سامنے کر کے کہا۔ بکواس مت کرو اور خود کو پولیس کے حوالے کر دو، تم نے فرار کے دوران 2 سپاہیوں کو ہلاک کیا ہے، تمہیں گولی مار دینے کا حکم ہے۔ میں نرگس سے اپنی بات کا جواب لیے بغیر خود کو گرفتار کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو تو 2 منٹ کے لیے باہر نکل جاؤ۔ نرگس میری بچی، نرگس میری بچی، تو ٹھیک تو ہے نا؟ گرفتار کر لو اس مردود کو، لے جاؤ اسے یہاں سے، پھانسی دے دو کم وقت کو، یہ نہ جانے میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا تھا۔ داؤد رحمانی نے آگے بڑھ کر نرگس کو سینے سے لپٹاتے ہوئے کہا، صرف 1 منٹ، صرف 1 منٹ، مجھے دل کی خلش دور کر لینے دو ظالموں، میں مجرم نہیں ہوں، بنایا گیا ہوں، صرف 1 منٹ دے دو، خدا کے لیے صرف 1 منٹ۔ میں ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، لیکن آگے بڑھنے والے میرے قریب پہنچ گئے اور پھر انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ میں نے پوری قوت سے ان میں سے ایک کو دبوچا اور اٹھا کر افسر پر دے مارا۔ افسر کے ہاتھ سے پستول نکل کر دور جا گرا، وہ دونوں ڈھیر ہو گئے تھے۔ فوراً ہی دوسرے لوگوں نے مجھ پر یلغار کر دی، لیکن اب میرے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ میرے خوفناک ہاتھ جس پر پڑے اس کے حلق سے صرف کراہ نکل سکی، دوبارہ اٹھنے کی ہمت اس میں کہاں تھی؟ میں دروازے سے نکل گیا۔ پولیس افسر نے پستول دوبارہ اٹھایا اور گولی چلا دی، لیکن نشانہ چوک گیا تھا۔ افسر سیٹیاں بجا رہا تھا اور میں بے تحاشا بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس کی تعداد کافی تھی۔ پولیس والے چاروں طرف سے دوڑ رہے تھے۔ شاید ان لوگوں کا اندازہ تھا کہ میں ایک بار یہاں ضرور آؤں گا، شاید اس لیے کہ میں نے ایس پی سے درخواست کی تھی کہ وہ داؤد رحمانی کا دل میری طرف سے صاف کر دے، اس لیے یہاں پولیس پوشیدہ تھی۔ باہر موجود پولیس والوں کے پاس رائفلیں بھی تھیں، اب انہیں میری زندگی کی ضرورت نہیں تھی۔
इसलिए वो बेदरेक गोलियां चला रहे थे, मेरे पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन मैं उन गोलियों से बचता हुआ सड़क पर निकल आया। मैंने एक से ज़्यादा गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाज़ें सुनी और गाड़ियां मेरे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन मैं किसी कीमत पर खुद को उनके हवाले करने के लिए तैयार नहीं था। मैं निकल जाना चाहता था और मैंने एक हैरत अंगेज बात महसूस की। मैं सीधी सड़क पर भाग रहा था, अपने पीछे जीपों की रोशनियां महसूस कर रहा था। गोलियां चल रही थीं, लेकिन पुलिस की जीपें मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थीं। अलबत्ता गोलियां मेरे दाएं बाएं से निकल जाती थीं। जाहिर है जीपों की रफ्तार सुस्त ना होगी, वो मेरे करीब पहुंचने के ख्वाहिशमंद होंगे। लेकिन शायद मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ियां मुझे पकड़ नहीं पा रही थीं, और ये भी शरबत फौलाद का ही कारनामा था। काफ़ी दूर भागने के बाद मुझे एक मोड़ मिला और मैं तेज़ी से घूम गया। उसके साथ ही गलियां थीं, चुनाचे मैं उन गलियों में दौड़ने लगा। जीपें गलियों में दाखिल हो गई थीं, लेकिन अब उनकी रफ्तार तेज़ नहीं थी। ज़्यादातर पुलिस वाले जीपों से उतरकर गलियों में दौड़ने लगे थे, मैं भी दौड़ रहा था। फिर एक जगह रास्ता बंद हो गया। मैंने रुक कर देखा, एक छोटा सा एक मंजिला बंगला था जिसका फाटक खुला हुआ था। मैं जल्दी से बंगले में दाखिल हो गया और फाटक बंद कर दिया। लेकिन यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। बंगले के एक कमरे में मैंने रोशनी होते देखी थी। पुलिस की भाग दौड़ से बंगले के मकीन जाग उठे थे, लेकिन मैं इमारत में दाखिल हो गया और फिर छुपने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगा। चंद कमरे थे, जिनमें से सिर्फ एक कमरा रोशन था, बाकी तारीक पड़े हुए थे। मैंने एक तारीक कमरे के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। कमरे की तारीकी में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं टटोलता हुआ आगे बढ़ा और फिर मेरे हाथ किसी चीज़ से टकराए। मसहरी थी। मैं जल्दी से ज़मीन पर बैठकर मसहरी के नीचे रेंग गया। मेरा दिल उछल रहा था। इतनी तेज़ दौड़ने से सांस फूल गया था। मैं तंग जगह में चित लेटा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जो कुछ हुआ था दुरुस्त हुआ था, लेकिन अब उन लोगों के मुकाबले पर आना ही पड़ेगा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में जहर घोला है। ठीक है, अब मैं दुनिया से अपना हक छीनूंगा। आखिरी दम तक जिंदगी की जिद्दोजहद करूंगा। इसका हक मुझे भी है। जब लोग मेरी जिंदगी के दर पे हैं तो मैं भी इन्हें खिलौना समझूंगा। होशियार हो जाओ ऐ दुनिया वालों, होशियार हो जाओ। तुमने एक इंसान को इफरीत बना दिया है। तुमने एक जहरीला दरख्त उगाया है। अब उसके फल समेटने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा खून खौल रहा था। दुनिया ने कभी मेरी बात पर संजीदगी से गौर नहीं किया, कभी मेरी चीखें सुनने की कोशिश नहीं की। फिर मैं क्यों चीखूं? इस दुनिया को चीखने पर मजबूर क्यों ना कर दूं? मेरा दिल चाहा जोर जोर से कहके लगाऊं, वहशत से नाचने लगूं, लेकिन मैंने खुद को संभाला और जहन को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त मैंने कदमों की चाप सुनी और दूसरे लम्हे मैंने सांस रोक लिया। शायद पुलिस किसी को तलाश कर रही है। एक आवाज़ उभरी, कोई उचक्का होगा, आप आराम करें। यह नुस्वानी आवाज़ थी। अच्छा, मर्दाना आवाज़ उभरी और फिर कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। कोई अंदर आ गया। बत्ती जल उठी और फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया। मैं बदस्तूर दम सादे पड़ा रहा। मैंने दो खूबसूरत पिंडलियां देखीं जो एक अलमारी की तरफ बढ़ रही थीं। ओह, इसका मतलब है मर्द चला गया है। वो पिंडलियां अलमारी के नज़दीक पहुंच गईं। अलमारी के शीशे का अक्स नाचने लगा। शायद उसे खोला गया। फिर कुछ रंगीन कपड़े नजर आए। अलमारी बंद कर दी गई, लेकिन अब उसका शीशा मुझे साफ नजर आ रहा था और उस शीशे में अंदर आने वाली का अक्स। एक नौजवान लड़की थी, स्कर्ट पहने हुए, खूबसूरत अंदाज में बाल बांधे हुए। रंग जरूरत से ज्यादा हसीन था, गुलाबी गुलाबी। शायद मेकअप हो या अपनी जहनी कैफियत का मैं सही तज्जिया नहीं कर सका था। ताहम आईने से मैं अपनी निगाह नहीं हटा सका। अपने काम से फारिग होकर उसने एक बारीक गाउन जिस्म पर डाला और फिर एक कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी के पास एक शेल्फ से उसने कोई किताब उठाई और टांग पर टांग रखकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगी। मैं जिस पोजीशन में था उसके तहत तो मुझे खामोशी से वहां छुपे रहना चाहिए था, लेकिन मेरे जहन में जबरदस्त बगावत उभर आई थी। अब मुझे किसी बात का खौफ नहीं था। चुनाचे मैं मसहरी के नीचे से खिसका और बाहर निकल आया। लड़की ने मेरी चाप सुन ली। दूसरे लम्हे उसने चौंक कर किताब बंद कर दी और किसी कदर खौफजदा निगाहों से मुझे देखने लगी। मैं भी बगौर उसके चेहरे को देख रहा था। यकीनन मुकामी नहीं थी, 20-22 से ज्यादा की ना होगी। चेहरा बेहद पुरकशिश था। इब्तदा में उसके चेहरे पर खौफ की झलकियां नजर आती रहीं, फिर वो पुरसकून हो गई और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने शीनी आवाज में कहा, हेलो। और अब मेरे हैरान होने की बारी थी। मैं गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें देखकर चीखी क्यों नहीं, खौफ से कांपने क्यों नहीं लगी, क्यों? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब न दिया। तब उसने खुद ही कहा, इसका जवाब यह है कि आखिर तुम इंसान ही हो, कोई खौफनाक दरिंदे या जहरीले इंसान तो नहीं हो। तुम्हारी कोई ज़रूरत ही तुम्हें यहाँ लाई होगी। अगर एक इंसान की हैसियत से मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूं तो क्या हर्ज है? ओ मगर ठहरो, ये अभी कुछ देर कबल पुलिस की भागदौड़ तुम्हारे लिए ही तो नहीं थी। मैं समझी तुम यहाँ सिर्फ जान बचाने के लिए आए हो।
اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی کے پوچھتے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زیادہ نڈر بننے کی کوشش مت کرو، نقصان اٹھا سکتی ہو، میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ ہوں، اپنی برتری چاہتے ہو میں تمہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو جاؤں؟ چلو تمہاری برتری تسلیم، آئینہ دیکھو، اتنے برے بھی نہیں ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ کر ڈر جائے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ میں مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ آدم خور ہو کیا؟ کھانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا اور ایک نازک سا کہکہا لگایا۔ بیٹھ بھی جاؤ، پہلے میری چند باتیں سن لو، میں تم سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ اگر یہاں کی کسی چیز کی ضرورت ہے تو لے جا سکتے ہو، اگر پولیس سے بچنا چاہتے ہو تو یہاں آرام کرو، پولیس یہاں نہ پہنچ سکے گی، اور اگر پہنچ بھی جائے تو تمہیں نہ پا سکے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ بیٹھ جاؤ پلیز۔ لڑکی ضرورت سے زیادہ نہ ڈر تھی۔ میں نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی کر لی اور بیٹھ گیا۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بولی، کوئی فراڈ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلانے جا رہی، اگر کہو تو چائے یا کافی تیار کر کے لاؤں؟ نہیں شکریہ، میں نے خشک انداز میں کہا۔ آئے ہو تو دوستوں کی طرح باتیں کرو، یہ خشک انداز مجھے پسند نہیں ہے، اور بلا وجہ دل تم سے متنفر ہو جائے گا۔ پھر برداشت تو کروں گی لیکن بے دلی سے، یہ جاننے کے بعد بھی کہ پولیس میرے پیچھے ہے تم مجھ سے دوستانہ انداز میں بات کرو گی، میں نے کہا۔ ہاں، یہ میرا گھر ہے اور تم ایک ضرورت مند ہو، پولیس اگر اس گھر سے باہر تمہیں تلاش کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن یہاں بہرحال تم ایک آزاد انسان ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کرسٹینا، اس نے جواب دیا۔ اس عمارت میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صرف میں اور غلام بابا، اس نے جواب دیا۔ غلام بابا کون ہیں؟ میرے نگران۔ اب اس سلسلے میں مزید کوئی سوال نہیں؟ یقین نہ ہو تو باہر جاؤ اور اطمینان کر لو، میں رات کو یہاں قیام کر سکتا ہوں بڑے سکون و اطمینان سے، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تب میں یہاں تمہارے کمرے میں رات گزاروں گا، میں نے کہا۔ میرے بستر پر، میرے ساتھ نہیں، اس نے زوردار آواز میں کہا، اور میں اس کے چہرے پر کوئی خاص بات تلاش کرنے لگا لیکن کچھ نہ پا سکا۔ اس کا سوال بے حد بے باک تھا، مجھ سے اس کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ میں خود بھی بیزار تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، مجبوراً ایک کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی اور کتاب کے صفحات نے مجھے اور پریشان کر دیا تھا۔ لیکن اب تنہائی نہیں رہی، مجھ پر بھروسہ کرو، اطمینان سے رات گزارو، صبح جہاں دل چاہے چلے جانا۔ وہ کرسی سے اٹھ گئی، مسہری پر بیٹھ کر اس نے جوتے اتارے اور انہیں دوسری طرف اچھال دیا، اور پھر مسہری پر لیٹ کر ریشمی چادر جسم پر سرکا لی۔ کھلی دعوت تھی، میں کیسے رد کر سکتا تھا؟ اور پھر اس سے میرے باغیانہ جذبے کو بھی تسکین ملتی تھی۔ میں نے اس کے انداز پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ رات بہرحال گزارنی تھی، خواہ اس رات کی صبح کیسی ہی ہو۔ چنانچہ میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ میں نے مسہری پر بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکراتی ہوئی چمکدار آنکھیں جو میرے حواس پر مسلط ہو گئیں، اور میں ان آنکھوں میں ڈوب کر گہری نیند سو گیا۔